हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चा लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप अपनी पूरी मेहनत करके अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ री नीट की प्रिपरेशन में ही लगा रहे होगे। और उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मेरी तरफ से आपके लिए ये गेस्ट पेपर वाली सीरीज, जिसमें हम बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। देखिए भाई, हमने अभी भी देखा है अपने बच्चों को भी जो हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, वो भी अपने उस कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं है जो वो 3 मई 2026 वाला जो नीट था तब जो देने जा रहे थे, उस कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं है। तो हमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल रीगेन कराना है और हम धीरे धीरे कर भी रहे हैं, और वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस से, और अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं वो मॉक टेस्ट सॉल्व करने में। अब यही सेम चीज हम आपको भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 45 क्वेश्चंस करवाते हैं कंप्लीट केमिस्ट्री से, और उस क्वेश्चन को ना ही सिर्फ सॉल्व करवाते हैं, उनका एनालिसिस करके आपको बताते हैं, और साथ में ये भी दिखाते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज रीनीट 2026 में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए, हमने 3 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज के दिन हम चौथा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें भी आपको बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि आपको उन 3 पेपर से हेल्प मिली या नहीं, और उन पेपर्स को करने में आपको मजा आया कि नहीं, और आप इस वाले पेपर को करने के लिए कितना एक्साइटेड है। साथ में अपना रीनीट टारगेट जो है केमिस्ट्री सेक्शन में, उसको कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मुझे तो पता चलता रहे, आपको भी अपने लिए पता चलता रहे कि मैं कितना अपने टारगेट के पास पहुंच रहा हूँ। ठीक है बच्चा लोग, चल। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है आपसे, द डेंसिटी इन ग्राम पर ml ऑफ अ 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी। आपसे पूछ रहा है भाई कि मुझे बता दो डेंसिटी। तो अगर आपको पता हो, डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आपको मास दे रखा है? नहीं। क्या आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है? नहीं। मतलब दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, पर और इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली बात आपको दे रखी है मोलारिटी, और दूसरी बात आपको दे रखा है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो अगर आपको याद हो बच्चा, तो ये जो वेट बाय वेट परसेंटेज है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कुछ इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि 29 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो थी इसकी डेफिनेशन। तो मुझे यहां से एटलीस्ट क्या पता चल गया, मुझे यहां से कम मेरा मास ऑफ सोल्यूशन तो कम से कम चलो पता चल गया। तो डेंसिटी के फॉर्मूले में मैं मास ऑफ सोल्यूशन को कितना पुट कर दूंगी? 100। अब बस मुझे एक चीज पता चल जाए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो मेरी डेंसिटी आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या कर रखा है इन्होंने दे रखा है आपको मोलारिटी। तो मोलारिटी के फॉर्मूले से मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर हमें ग्राम पर लीटर नहीं, ग्राम पर ml में निकालना है, तो मुझे इस मोलारिटी के फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 100 से। डायरेक्टली इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू गिवन है मेरे पास। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज नथिंग बट योर 29। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी है, दे रखा है बच्चा लोग आपको कितना है? 98 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम तो निकालना है मुझे, और अगर मेरे पास यहाँ पर मोलारिटी गिवन होगी तो सारा काम हो जाएगा, जो कि है भी कितनी? 3.6। तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे ml में, तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये रहा 29,000, डिवाइड करना है आपको किससे? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 98 से डिवाइड करना है। इज दैट क्लियर? जब आप इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 82.1 के आसपास आएगा। तो अब आपका ये सोल्यूशन का वॉल्यूम निकल चुका है। अब आपको क्या करना है? बस इसको पुट करना है। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कितना हो जाएगा बच्चा? 82.1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास आ रहा है। 1.82 चला गया तो 18 बचा 2। हम कितने तक पहुंच गए भाई? 1.2 ग्राम पर ml। इतना भी बहुत है, इतने से ही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? 4th ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो दो अलग अलग चीजों से आपने पहले मास निकाल लिया और इससे आपने वॉल्यूम निकाल लिया और फिर नॉर्मल आपने इसको डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। क्लियर होती है भाई? तो ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास, सम बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। ठीक है बच्चा लोग, चल फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन की जाती है, वो 1 मोल के लिए। और किससे डिफाइन करी जाती है, फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट। जितनी भी स्पीशीज है उनकी क्या होनी चाहिए बच्चा, एलिमेंटल स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, चल एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाले को देखें तो किसके लिए डिफाइन करी है, 2 मोल के लिए, तो गलत हो गया। अगर इसकी बात करें तो कैसा है भाई, डायमंड बोल रहा है कार्बन की एलिमेंटल स्टेट है, कभी नहीं। क्या होती है भाई, ग्रेफाइट, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन पे चले गए। उसके बाद हमारे हाइड्रोजन के एलिमेंटल स्टेट इज H2, वेरी गुड। और मीथेन के एलिमेंटल स्टेट इज ऑल्सो गैसियस मीथेन और 1 मोल के लिए है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ही मेरा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर H+ दे रखा है। H की एलिमेंटल स्टेट क्या होती है बच्चा, H2, वो भी गैसियस। तो एक्वस तो हमें बनाना पड़ता है, वो हमें एलिमेंटल नेचुरल नेटिव फॉर्म में नहीं मिलता। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, ज्यादा सोचने वाली बात थी नहीं इसमें। 1 मोल के लिए निकालना था और साथ में ध्यान रखना था कहां से निकालना है, उसकी एलिमेंटल स्टेट से। ठीक है बच्चा लो, चल फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना चार्ज लगता है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, 1 मोल। क्या लगेगा बच्चा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वही क्या होगा भाई, आपके 1 ग्राम इक्विवेलेंट पे। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन, द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ध्यान से देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। और ये काफी आसान सवाल है। फराडे जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस चीज को हम बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं, तो आई होप ये सबने पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो आज ही क्लास में उसने पढ़ लिया। तो भाई बताइए आपको ये कंसेप्ट पहले से पता था या नहीं। ठीक है, चल तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अंडर विच प्रोसेस इज द मैक्सिमम वर्क अचीव्ड। आपको बताना है मैक्सिमम वर्क कहां पर हो रहा है। क्या बताना है बच्चा लोग, मैक्सिमम वर्क, दिस इज योर मैक्सिमम वर्क। देखो ध्यान से देखते हैं, आपके पास यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किस किस के बीच में बनाऊं भाई, अगर हमें निकालना है नॉर्मल वर्क तो किस किस के बीच में बनेगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनेगा। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात। अगर मैं बात करूं आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में आपका जो प्रेशर होता है बच्चा वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये वाली जो मेरी निकल के आएगी लाइन, प्रेशर एकदम कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये किसके लिए निकल के आएगी बच्चा, इट विल बी फॉर आइसोबारिक, आइसोबारिक। क्लियर है भाई इतनी बातें, चलिए बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगर मैं आपसे बताना चाहूँ किसके लिए भाई, नेक्स्ट आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए जो मेरा होता है दैट इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आता है ना। तो ये किसके लिए है बच्चा, दिस इज योर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में मुझे पता है ये किसकी वजह से होता है, दिस इज नथिंग बट हम क्या बोलते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सही बात है, यही तो बोलते हैं हम। तो इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। अगर अब मैं दिखाऊं आपको किसके बारे में बचा, आइसोकोरिक के बारे में, तो आइसोकोरिक आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चा लोग, आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो दिस विल बी फॉर आइसोकोरिक, इज दैट क्लियर, आइसोकोरिक। ठीक है भाई, और किसके लिए बच गया, एडियाबेटिक के लिए। ठीक है, एडियाबेटिक के लिए अगर दिखाया जाए तो एडियाबेटिक के लिए कैसा होगा बच्चा, कुछ इस तरीके से होगा। दिस विल बी और एडियाबेटिक, किसके लिए होगा बच्चा, एडियाबेटिक के लिए होगा। अब एडियाबेटिक के लिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है पीवी की पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है आपके पास, और यहाँ पर जो गामा होता है बच्चा आपके पास दैट इज ग्रेटर देन 1। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता है। अब मैक्सिमम वर्क बताना है, इसका मतलब हम वर्क डन को क्या करते हैं बच्चा, हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, अभी बताती हूँ आप लोगों को। हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व।
जो पीवी कर्व होता है हमारे पास, उसका जो एरिया होता है अंडर पीवी कर्व, वो आपका क्या होता है, वर्क डन। तो आप देख पा रहे हो आइसोकोरिक में तो कोई एरिया नहीं है, अगर हम बात करें एडियाबेटिक में तो इतना एरिया आपके पास है, आइसोथर्मल में क्या है, इतना एरिया, और आइसोबारिक में क्या है, ये सारा क्या है बच्चा, आइसोबारिक में इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम देखा जाए तो किसमें है बच्चा, आइसोबारिक। और अगर आपसे वो पूछ लेता कि मुझे बता दो कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, मुझे ऑर्डर लगा दो, तो आप ऑर्डर नहीं लगा सकते थे क्या, आप इसी बेसिस पे ऑर्डर लगा सकते थे। कैसे हो जाता बच्चा, आइसोबारिक का क्या हो जाता, सबसे ज्यादा, उसके बाद आप देख पाते हो किसका हो जाता, आइसोथर्मल, किसका हो जाता बच्चा, आइसोथर्मल, उसके बाद किसका हो जाता बच्चा आपके पास, एडियाबेटिक, किसका भाई, एडियाबेटिक, और लास्टली आपके पास किसका हो जाता, आइसोकोरिक। कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। इज दैट क्लियर, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, हल्का फुल्का सोचना था आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करने के लिए बोल रहा है आपको ये क्वेश्चन, जब मेहनत करनी होगी तो हम उस क्वेश्चन को भी ठीक से करेंगे, ठीक है भाई, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायास्टीरियोमर। तो अगर डायास्टीरियोमर की बात करें तो जो भी हमारे पास कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन, वो कैसा होना चाहिए बच्चा, या फिर पूरा मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जो कंपाउंड होता है बच्चा हमारे पास डायस्टीरियोमर में, वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी नॉन मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज होना चाहिए, नॉन मिरर इमेज। और दूसरी बात अगर बोलें तो इट विल बी और नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल, क्लियर है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास इजेड, सिस ट्रांस, ये सब होते हैं, ये किसके होते हैं बच्चा, ये दीज ऑल आर योर डायास्टीरियोमर, ठीक है भाई। चल अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ध्यान से देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पर एक मिरर बना दिया तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं, और अगर इसको मैंने इसके ऊपर उठा के रखा तो ये अपना OH H को नहीं छुपा पाएगा, ये भी OH H को कंप्लीटली नहीं छुपा पाएगा। इसका मतलब दीज आर मिरर इमेजेस बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, दीज बिलोंग्स टू एनांशियोमर कैटेगरी, ठीक है। अगर मैं फिर से इसकी बात करूं तो फिर से मैं एक मिरर लगा सकती हूँ बीच में, देख पा रही हूँ कि COH ने COH को कर दिया, Br ने Br, H ने H को, फिर से H ने H को, Br ने Br को, और C6H5 ने डायरेक्टली कर दिया। तो अगेन दीज आर योर मिरर इमेजेस, बट अगर मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगी तो दिस इज नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो फिर से ये किसकी कैटेगरी में चलेगा बचा, दीज आर नथिंग बट योर एनांशियोमर्स, ठीक है भाई। अगर इसकी बात करें थर्ड वाले की तो कैसे होगा बचा, ये कौन सी फॉर्म में बचा, दिस इज योर सिस ब्यूटीन, और ये कौन सी फॉर्म में बचा आपके पास, दिस इज योर ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सिस ट्रांस है, और सिस ट्रांस कौन सी फॉर्म निकालता है, डायस्टीरियोमर्स की। तो ये दोनों तो आप कर लेते, पर ये वाला आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने बच्चों को काफी पढ़ाती हूँ इस चीज के बारे में, जब हमने कंप्लीट स्टीरियो क्लासेस में पढ़ा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चन था, ठीक है भाई, कंफ्यूज हो सकते थे बट हम आगे निकल गए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपके पास प्रेजेंट है एक एल्काइन, आपने क्या कर दिया बच्चा, NaNH2 डाल दिया, तो दिस इज नथिंग बट योर बेस, ये एक बेस है, और आपको पता है टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है ये किसकी तरह बिहेव करता है बच्चा, एसिड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर एसिडिक बेसिक रिएक्शन होगी और ये क्या बना देगा, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू अ सॉल्ट, एक इक्विवेलेंट है तो एक ही हाइड्रोजन आपका बाहर निकलेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल गोइंग टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा। उस कार्बन पे ही क्यों अटैक हुआ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव रखेगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव दे देगा। न्यूक्लियोफाइल का काम है अटैक करना, वो भी किस पे, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर पे। तो जब ये निकल जाएगा तो कुछ इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर C2H5 आपका बन जाएगा। इज दैट क्लियर, क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए अब आपको दे रखा है निकल इन द प्रेजेंस ऑफ H2, मतलब आपके पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, निकल के प्रेजेंस में थोड़ी सी हीट चाहिए होती है पर रिएक्शन हो जाती है बढ़िया तरीके से। तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पर आपका CH जो होगा वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में चला जाएगा और इस तरीके से आपका C कंपाउंड बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट योर
ब्यूटेन। क्या बन जाएगा बच्चा? ब्यूटेन। तो प्रोडक्ट सी ही पूछा था आपसे, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कंपाउंड हैज इज नॉट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है बच्चा? दिस इज नथिंग बट योर एल्कीन। एल्कीन आपको पता है एक एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड तो कंटेन करता ही है, इसका मतलब ये तो पाई बॉन्ड है। C5H5, C5H5 is nothing but your साइक्लोपेंटाडाइइन अनायन, यही है आपके पास। तो ये क्या करेगा बच्चा? इट विल ऑल्सो बी एक्टिंग, यहां से भी यहां से भी आपका पाई बॉन्ड क्या करेगा? पूरी तरीके से डोनेट करने की कोशिश करेगा, तो ये भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। C6H6 इज योर बेंजीन, अगेन आपके पास तीन तीन पाई बॉन्ड है डोनेट करने के लिए, तो इसका मतलब ये भी पाई बॉन्डेड है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर CH3 की, तो CH3 आपका सिंपल कंपाउंड है, कोई पाई बॉन्ड कंटेन नहीं कर रहा, और वो आपसे नॉट ही पूछ रहा था, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सवाल भी एक मॉडरेट सवाल है, कुछ कुछ बच्चों ने पहली बार इस सवाल को देखा होगा, तो ध्यान से इसको अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक में ऐड कर लेना, तब जब आप रिवाइज करोगे तो ये सवाल आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोज एसिड। तो कैरोज एसिड क्या होता है? अभी के लिए आपको फॉर्मूला भी दे रखा है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं भी पता होगा तो आप इस काम को कर सकते हो बच्चा, क्योंकि कैरोज एसिड इतना फेमस है। कैरोज और कौन सा साथ में? मार्शल एसिड, बहुत फेमस है, इनके स्ट्रक्चर सबको पता रहते हैं। तो अगर हम कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसा होता है बच्चा? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर होगा सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक क्या होगा बच्चा? आपका परऑक्साइड लिंकेज, और साथ में क्या होगा? इस तरीके से ऑक्सीजन। ये है आपके पास क्या? कैरोज एसिड। इज दैट क्लियर? अब देखो, आपको बताना है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखी जाएगी? आपके पास ये रहा सल्फर, यहाँ पर से कटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? इट विल बी और -1, और यहाँ पर क्या चला जाएगा? +1। अगेन यहाँ से +1 आ जाएगा, यहाँ पर आपको पता है -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2। फिर से ये कटेगा, ये क्या है? -2, तो ये क्या हो जाएगा? +2। मतलब 2 + 2 2 + 1, तो कितना हो जाएगा टोटल? +6 आपके पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपका क्या आएगा आंसर? सेकंड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक इजी कैटेगरी का सवाल मैं बोलूंगी आपसे कि है, क्योंकि कैरोज एसिड, मार्शल एसिड दोनों ही इतने फेमस एसिड है कि सारे बच्चों को ये पता रहता है। क्लियर है बच्चा लोग? कर लोगे इन क्वेश्चंस को? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। Which relation of electromotive force EMF of an electrochemical cell is correct? किस किस के बारे में पूछा गया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है भाई, अगर आप EMF निकाल रहे हो, अगर बच्चा लोग आप EMF निकाल रहे हो, मतलब आप अगर ई सेल निकाल रहे हो और आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में बात कर रहे हो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम किसका देखते हैं बच्चा? एनोड का देखते हैं, और ऐड कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल किसका? कैथोड का। लेकिन अगर आप दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल में बात करते हो तो क्या करते हो फिर? ERP ऑफ कैथोड पहले लिखते हो और माइनस करते हो ERP ऑफ एनोड। इज दैट क्लियर? ERP ऑफ एनोड ये हम तब करते हैं जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता है। सेम अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में बात होती है तो फिर हम एनोड का पहले लिखते हैं, और अगर इधर भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो फिर हम कैथोड का लिखते हैं। तो ये तीन रिलेशन ऐसे हैं कि आपको पता होने चाहिए, नोट करके इन तीनों रिलेशन को प्लीज अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, पता होना चाहिए। तो अभी तो दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करिए तो क्या होगा भाई? प्लस होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस कर दिया, गलत है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यही आपका बिल्कुल सही है भाई। अगर आगे की बात करें तो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, गलत हो गया। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये भी आपका क्या है? गलत। इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चा? सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा लोग, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, आसान होते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये तीन रिलेशन पता होना चाहिए, हो जाएगा। चल फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे? 1-phenyl 2-chloropropane when reacts with alcoholic KOH mainly gives। आपसे बोल रहा है 1-phenyl 2-chloropropane, तो बनाते हैं बच्चा, दूसरे पेन से बनाते हैं।
आपके पास 1 फिनाइल, मतलब यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग लगी हुई है, और आपके पास क्या है बचा, 2 पे क्या है, क्लोरो, मतलब 2 पे क्लोरीन लगी हुई है, और आपके पास प्रोपेन। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास इतनी बात पता है हमें कि हम अगर यहाँ पर अल्कोहलिक KOH डालें तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चा, ये दिखाता है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या दिखाता है बच्चा, आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन वाया E2। तो ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, क्या बाहर निकाल देगा, HX बाहर निकाल देगा। अब आपको पता है ये जो Cl है ये अपनी कौन सी पोजीशन पे है, अल्फा। हमारे पास जो ये HX निकलता है ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन के मतलब से निकलता है। इसका मतलब बचा लो, इसका मतलब आपके पास 2 पोजीशन हो गई अब बीटा की। कौन कौन सी भाई, एक तो ये वाली बीटा पोजीशन है, एक ये वाली बीटा पोजीशन। अब हमारे पास काम क्या आएगा, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि अगर आप इस वाले बीटा को चूज करोगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो इस तरीके से आपका कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH आपके पास आ जाएगा। अब बस आपको इसका नाम लिखना है, तो क्या है बचा, इट इज नोन एज 1 फिनाइल प्रोप 1 कीन। इज दैट क्लियर। तो आपके पास इस तरीके से इसका नामकरण हो जाएगा। तो ये कहां पर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे। इसका मतलब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बच्चा, तो ये एक मॉडरेट कैटेगरी का सवाल है, कुछ भी इसमें ज्यादा सोचने वाला नहीं था, जस्ट कंसेप्ट लगना था, काम हो जाना था। ठीक है बच्चा लोग, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको एक करेक्ट ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का, किस किस के बीच में, सिस ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। तो फटाफट से बना लेते हैं। अगर देखा जाए तो ट्रांस टू ब्यूटीन कैसा दिखता है बच्चा, दिस इज योर ट्रांस टू ब्यूटीन, ठीक बात है। उसके बाद क्या है, सिस टू ब्यूटीन, और लास्टली क्या है बच्चा आपके पास, 1 ब्यूटीन। क्लियर है। देखिए कैसे हो जाएगा बच्चा, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो मेरा एल्कीन है ये पूरा, दिस इज माय इंटरेस्ट मॉलिक्यूल, सेम यहाँ पर भी यही एल्कीन है मेरे पास, तो ये पूरा मेरा इंटरेस्ट का है, और सेम यहाँ पर भी मेरे पास पूरा है, मतलब ये इंटरेस्ट का है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कैसा है बच्चा आपके पास, दिस इज योर 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इसके पास भी क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके पास क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी के ट्रेंड में इन दोनों में तो अल्फा हाइड्रोजन सेम है, पर इसमें सबसे कम है, तो 1 ब्यूटीन क्या है, सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो 1 ब्यूटीन इज लीस्ट स्टेबल, 2 ऑप्शन में। अब इन दोनों की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये कैसा है बच्चा, ट्रांस, तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो ना के बराबर है, लेकिन जो सिस मॉलिक्यूल होता है बच्चा वो आपस में काफी रिपल्शन दिखाता है, और इसी रिपल्शन की वजह से इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। इसका मतलब आपके पास ट्रांस सबसे ज्यादा, फिर सिस, और फिर आपका नॉर्मल 1 ब्यूटी। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये भी आपका थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का ही सवाल है। नॉर्मल आपको 2 कंसेप्ट साइमल्टेनियसली पता होने चाहिए कि एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, और उसके बाद आपको यही देखना था कि कहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगता है। ठीक है बच्चा लोग, चल फटाफट से आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे बोल रहा है नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो जो नेस्लर रिएजेंट होता है वो किसके लिए होता है बच्चा, इट इज फॉर ग्रुप 0। तो ग्रुप 0 में आपका कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट होता है, NH4 पॉजिटिव। कौन सा होता है बच्चा, NH4 पॉजिटिव। ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो भी NH4 पॉजिटिव का सॉल्ट है, लेट से हमारे पास यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है, उसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चा, NaOH प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो NaOH है ये क्या रिलीज करता है, अमोनिया रिलीज करता है। ये जो NaOH है ये क्या रिलीज करता है बच्चा, अमोनिया रिलीज करता है, और इसी अमोनिया पे फिर हम किसकी ट्रीटमेंट करते हैं, अपने नेस्लर्स रिएजेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर। इसी अमोनिया पे हम किसकी ट्रीटमेंट करते हैं बच्चा, अपने नेस्लर्स रिएजेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर इस ट्रीटमेंट के बाद आपके पास क्या निकल के आ जाती है, एक ब्राउन कलर की पीपीटी निकल के आ जाती है। क्लियर है इतनी बातें, ब्राउन कलर की पीपीटी निकल के आ जाती है, इसका मतलब ये आपका एक परफेक्ट टेस्ट कहलाता है।
ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी आर। आपके पास ये सब दे रखा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेकेंड आयोनाइजेशन। सेकेंड आयोनाइजेशन मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। तो फटाफट से देखते हैं भाई, पहले अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। बी वाले में भी मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, NS2NP1 हो जाएगा। सी वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो NS2NP2 हो जाएगा। और लास्ट डी वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो NS2NP3 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, आपको इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डी वाला आपका कैसा है बच्चा, अभी के लिए वो हाफ फिल्ड है। ध्यान से देखिए भाई, वो कैसा है भाई, हाफ फिल्ड। तो इसकी तो आपके पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी किसी के भी कंपैरिजन में, तो डी और डी सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 और 2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे ज्यादा मेहनत लगेगी, तो इसका मतलब आपके पास फिर कौन हो जाएगा, सी। अब बात करते हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में आप देख पा रहे हो कि ये वाला कैसा है बच्चा, इट इज ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड प्रेजेंट है और साथ में ये एस ऑर्बिटल में है, मतलब इट इज मोर पेनिट्रेटेड। कैसा है बच्चा, मोर पेनिट्रेटेड। मोर पेनिट्रेटेड है, इसका मतलब आपके पास वो इलेक्ट्रॉन आराम से निकालने नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रॉन आराम से निकालने नहीं देगा तो इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। तो फिर क्या होगा, बी डी के बाद तो सी सी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद कौन आएगा, ए, और फिर कौन आएगा बच्चा लास्ट में, बी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर तो हाफ फील्ड नॉर्मल लग गया। इन दोनों में कौन सा इफेक्ट लगा है आपका, पेनिट्रेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगा है बच्चा, पेनिट्रेशन इफेक्ट आपका किसमें काम करता है, ए और बी में। इज दैट क्लियर। चलिए फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, सेलेक्ट द कंपाउंड स्पीशीज हुज कैन बी एग्जिस्ट। तो आपके पास एग्जिस्ट करने वाली स्पीशीज बतानी है। तो एग्जिस्ट कौन कौन करेगा भाई, सबसे पहले क्या होना चाहिए बच्चा, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर आपके पास एक्साइटेशन हो रही है, अगर आपके पास एक्साइटेशन हो रही है तो एक्साइटेशन के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। फर्स्ट इज योर एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपके पास, बी होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी कौन सा, सराउंडिंग एटम। और तीसरा होना चाहिए नो स्टेरिक हिंड्रेंस, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। H2S अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चा, -2 में है। तो ये नॉर्मली आपके पास प्रेजेंट है, ये अपनी कोई एक्साइटेशन करके नहीं बना रहा, तो इट विल गोइंग टू एग्जिस्ट। OF6, अगर OF6 बनाना है तो इसको अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, मतलब इसको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, और ऑक्सीजन के पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, इसका मतलब इट विल नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन देखा जाए तो वैसे 3 बॉन्ड बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, लेकिन उसके पास एक p ऑर्बिटल जो होता है वो खाली होता है ऑलरेडी। और हमारे पास जो F नेगेटिव आएगा वो एक लोन पेयर लेके आ रहा है, इसका मतलब ये आराम से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के एग्जिस्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, PH5। अब इसको एक्साइट कराना है तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है, लेकिन इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, XZF5, नहीं भाई ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको पता है XZF4 एग्जिस्ट करता है, XZF6 एग्जिस्ट करता है, पर XZF5 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कार्बन, अगर वो 6 बॉन्ड बनाएगा, नॉर्मल देखा जाए तो वो 4 बना सकता है, 6 बनाएगा मतलब उसको अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और PCl5 आपको बहुत अच्छे से पता है भाई एग्जिस्ट करता है। अब देख लेते हैं, क्या P के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, यस। क्या इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस। और यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं कर रहा, सराउंडिंग एटम आराम से अकोमोडेट हो जा रहे हैं हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड। तो उसने पूछा था कितने एग्जिस्ट करेंगे, तो कितने एग्जिस्ट करेंगे बच्चा, ओनली 3 स्पीशीज विल गोइंग टू एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका एक हार्ड लेवल क्वेश्चन था। केमिकल बॉन्डिंग से मैं चाहती थी बच्चा लोग कि आप एक हार्ड लेवल क्वेश्चन करो, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जब भी एग्जिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा साइमल्टेनियसली बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती है, इसीलिए दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ हार्ड कैटेगरी। ठीक है बच्चा लोग, कर लोगे, चल।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए भाई, आपके पास लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, दोनों को मैच कर रही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे होगा? अगर मैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म ढूंढूंगी तो मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगी? वाटर। जहां पर भी वाटर आ जाए आपका क्या लगेगा? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो डी का तो क्या हो गया बचा? 1, और डी के 1 में क्या है? 2 है। चलो फर्दर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगर हम बात करें किसकी? लिंकेज आइसोमर्स की, तो लिंकेज आइसोमर में आपको पता है क्या होना चाहिए? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, सही बात है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये NO2 क्या है? ये NO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ONO की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ए का क्या हो गया बचा? सेकेंड। तो ए का सेकेंड अभी भी चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए फर्दर मूव करते हैं। यहां पर देखो दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा? इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो इसका मतलब आपका सी का क्या है? 4। सी का क्या है बच्चा? 4। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन। सही बात है, हो जाएगा भाई। कमेंट सेक्शन में बताते चलो साथ साथ कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, फिर मैं आपके पास और चीजों के साथ वापस आऊंगी। ठीक है बच्चा लोग, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैं समझ रही हूँ कि सब बच्चों को आना चाहिए था, तो ये एक इजी कैटेगरी का सवाल मेरे लिए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है आपसे कि MnO4 इज पर्पल इन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो Mn यहाँ पर प्रेजेंट है कि MnO4 में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, मतलब D0। इसका मतलब DD ट्रांजिशन की वजह से तो ये कलर नहीं आ रहा, क्योंकि D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये जो हमारा है ये किसकी वजह से आ रहा है बच्चा? ये मेटल टू लिगेंड, सॉरी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज इन MnO4। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि डी कितना है भाई? 0 है। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इज दैट क्लियर? यहाँ पर इसको बताना था कि यहाँ पर कौन सा लगता है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT यहाँ पर लगता है, ये रीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो ये एक मॉडरेट कैटेगरी का सवाल था, जब भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो वो सवाल थोड़ा सा आपको हाई लेवल की तरफ ले जाता है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके पास क्या प्रेजेंट है? ध्यान से देखेंगे, आपके पास प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है भाई, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक बात है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली। एक्सपेंशन का केस है, क्या है बच्चा? आपका एक्सपैंड हो रहा है। अगर वर्क डन पूछा जाता तो नेगेटिव ही आता, पर आपसे क्या पूछा गया है? चेंज इन एंट्रोपी पूछा गया है ना, तो वो पॉजिटिव आएगी। अब आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट NR ln V2/V1। तो आपको n की वैल्यू पता है 1 मोल है, r की वैल्यू पता है जूल पर केल्विन में निकालना है, तो 8.314 हो जाएगा। V2 और V1 चाहिए, तो उसने बोला कि आपके पास 10 टाइम्स हो जाएगा वो इनिशियल का। तो अगर V1 आपका V है तो आपके पास V2 कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ V। कितना हो जाएगा बच्चा? 10 टाइम्स ऑफ V। अब आपको बस क्या करना है? सॉल्व करना है। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? ln को पहले मैं लॉग की फॉर्म में लिखती हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2.303 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय लॉग V2/V1। अब आपको पता है बचा 303 मल्टीप्लाई बाय n कितना है? 1 मोल। r की वैल्यू कितनी है? 8.314, और log कितना आ जाएगा? आपको पता है 10v डिवाइडेड बाय v, v से v कैंसिल आउट हो गया, log 10 इज योर 1। अब बस आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 8 2 जा 16, 16 से ज्यादा आएगा क्योंकि 2.5 के अप्रोक्सीमेट है दोनों। इसका मतलब आपके पास जब भी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? आपका अप्रोक्सीमेट 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल के हिसाब से आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है बच्चा लोग इतनी बातें? तो ये क्वेश्चन काफी एक आसान कैटेगरी का सवाल है, ज्यादा सोचना नहीं था इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। चल
फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ग्लूकोज? तो ग्लूकोज के लिए बताना है और क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है भाई। इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद स्किप, नहीं भाई, स्किप के साथ नेगेटिव टेस्ट देता है, और किस किस के साथ नहीं दे पाता भाई, NaHSO3 के साथ नहीं दे पाता, NH3 के साथ भी नहीं दे पाता, और 2,4-DNP के साथ भी नहीं दे पाता। ये तो डायरेक्टली NCERT की लाइन है सारी। इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग्स, तो फेलिंग्स और टॉलेंस के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, बाकी आपका काम नहीं कर पाता। बेनेडिक्ट के साथ भी देगा ही देगा भाई, क्योंकि आपको पता है वो फेलिंग्स की तरह ही काम करता है। तो फेलिंग्स, बेनेडिक्ट और टॉलेंस को रिड्यूस कर देता है, बट बाकियों को रिड्यूस नहीं कर पाता। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आसान सवाल, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड, बायोमोलिक्यूल से आएगा तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको सीरीज ऑफ द क्वेश्चन दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाते हैं करना, क्योंकि हमें मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोडक्ट चाहिए। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्या है, क्या हो जाएगा बच्चा। CH3COH आपके पास प्रेजेंट है PCl5, तो ये तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, CH3COCl बना देगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखती हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OCl बना देगा। अब देखो आपके पास क्या प्रेजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ये वापस से खुल जाएगा, फिर ये अपना डबल बॉन्ड करेक्टर गेन करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा। तो पहली बारी में क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये एक्सेस में है तो फिर से अटैक होगा, अगर ये एक्सेस में है तो फिर से अटैक होगा बच्चा, और ये फिर से आपका ऊपर निकल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो किस तरीके से बन जाएगा, CH3C CH3, नीचे भी आपका एक CH3 आ जाएगा, ऊपर O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br। अब यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, अपनी नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पर ऊपर OH, यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? हो सकता था, ठीक है भाई। 2 बार ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ मॉडरेट कैटेगरी। किससे बिलोंग कर रहा है बच्चा, मॉडरेट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है बच्चा लोग आपको इतनी बातें? चल बहुत ही बढ़िया। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट करेक्ट? आपसे पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट है, क्या बताना है बच्चा लोग, नॉट करेक्ट। देखते हैं, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन, मतलब ये रिएजेंट अटैक कर रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब है बच्चा, आपके पास ये होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी, और रिएजेंट है, और फिर आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बने। तो अगर आपके पास अमाइन मतलब अमोनिया रिएक्ट करेगा तो इट विल गोइंग टू फॉर्म यू द इमीन, सही बात है। अगर हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्ट करेगा तो इट विल गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइन, ठीक बात है। अगर आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा तो इट विल गोइंग टू फॉर्म 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके पास यहाँ पर सेमी कार्बाजोन बनाना है तो आपको यूरिया नहीं चाहिए, आपको बच्चा यूरिया नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सेमी कार्बाजाइड चाहिए था। तो जिसकी क्या होती है आपके पास, दिस इज योर सेमी कार्बाजाइड, जिसकी मदद से क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन बनता है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन ही आपका क्या है, एक गलत इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब हमारी तरफ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एल्डिहाइड कीटोन बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की टेबल है, टेबल हो गए, ग्राफ हो गए, और बाकी डेटा वाला कुछ आपका पार्ट हो गया, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछता है और बेहतर तरीके से पूछता है। तो ये सवाल भी एक इजी कैटेगरी का सवाल था, एनसीईआरटी बेस्ड था, आपको आना चाहिए था। चलिए फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which one of the following reaction cannot be used for preparation of benzaldehyde? Cannot पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है बच्चा, cannot। चलिए फटाफट से मूव करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या, नॉर्मल एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में H2PdBSO4 डाल दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगर यहाँ पर ध्यान दे, दिस इज योर टॉल्वीन, टॉल्वीन में क्रोमाइल क्लोराइड डाल के अगर H3O पॉजिटिव डाल दिया तो इट विल गोइंग अगेन ईटार्ड रिएक्शन,
दिस इज योर रिटार्ड रिएक्शन बेंजल्डिहाइड। ये भी कौन सी है आपके पास, नाम लिखते हुए चलें क्या, चलो नाम भी लिख लेते हैं। दिस इज योर रोजनमंड रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज योर इटार्ड रिएक्शन। ये नॉर्मल आपके पास रिडक्शन रिएक्शन है बच्चा। क्या होता है यहाँ पर आपके पास जो भी साइनाइड ग्रुप है वो लिथियम एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में किस में बदल देगा, प्राइमरी अमाइन में बदल देगा। तो यही आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये आपका बेंजल्डिहाइड नहीं बना रहा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमारे अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बनाएगा, किस में बनाएगा, पहले हमारे एल्डिहाइड में बनाएगा। इज दैट क्लियर? क्या आपको इतनी बातें क्लियर होती हैं बच्चा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर होती है इतनी बातें? चलें आगे फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एक बार बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कर लेते हैं और एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब हमारी एसिडिटी बेसिसिटी दोनों तरफ से क्या हो जाएगी, बिल्कुल 100% रेडी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, फिनॉल है और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल से, सिर्फ एक नहीं होता, कौन सा, पिक्रिक एसिड से नहीं हो पाता। पिक्रिक एसिड मतलब जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप आपके पास लगे प्रेजेंट। ठीक है, चल तो इसमें मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बना दूं, H निकाल दूं, तो मेरा काम हो जाए। तो आप देख पा रहे हो बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इन दोनों में से देखा जाएगा। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, +H, मतलब ये जो हमारा कार्ब अनायन है, मतलब कार्बन आयन तो नहीं है पर कॉन्जुगेट बेस है, उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। इसका मतलब डी पार्ट मोस्ट एसिडिक है, फिर सी पार्ट है, तो डी पार्ट सी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, ए और बी में भी सेम केस लगेगा। ये CH3 है, इट विल गोइंग टू शो +H। ये आपका नाइट्रो ग्रुप है, -M, तो -M स्टेबलाइज करेगा, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिटी। इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, ए, और लास्टली आपका क्या हो जाएगा बच्चा, बी। इज दैट क्लियर? तो सेकेंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, कर लोगे। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन रिएक्शन। आपको बताना है मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अब मैं बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा था रीनीट में, तो इस बार पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपसे पूछा है मोनोक्लोरिनेटेड, तो आपको इसमें क्या देखना होता है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला हाइड्रोजन तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम हो गया, है ना। फिर दूसरा हाइड्रोजन डिस्टिंग्विश कौन सा है, ये वाला और ये वाला, एक 2 मोनोक्लोरिनेटेड हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन लगेगा तो फिर से अलग आयुपेक नेम आएगा, तो 3 हो गए। और अगर इन दोनों में लगा तो ये दोनों इक्विवेलेंट नेचर के हैं, तो 4 हो गए। और अगर लास्टली देखा जाए, किससे देख लूं भाई, रेड से देख लेते हैं, लास्टली देखा जाए तो इस पे लगेगा, तो 5 हो गए। इज दैट क्लियर? चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला मैं रेड वाला ही बना देती हूँ। सबसे पहले ये एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरीन। इज दैट क्लियर? ठीक। उसके बाद हम पिंक बना देते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा, चाहे आप इस साइड लगा लो चाहे आप उस साइड लगा लो, दोनों का आयुपेक नेम क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। थर्ड वाला बताते हैं, सेम सेम गोज विद थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, चाहे आप इस तरफ Cl लगा लो चाहे आप उस तरफ लगा लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। फोर्थ वाले का देखते हैं भाई, ए तो ए की डिस्टिंग्विश पोजीशन है, तो इसका मतलब इसका आयुपेक भी नेम अलग आएगा। और लास्टली हमारे पास जो फिफ्थ है उसमें भी सेम हो रहा है, चाहे आप इस साइड लगा लो Cl, चाहे आप इस साइड लगा लो Cl, चाहे आप इस साइड लगा लो, मतलब ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन दोनों सेम दिखाएगी। इसका मतलब आपके पास 5 आइसोमर निकल जाएंगे। ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है, अगर स्टीरियो लगाना होता तो फिर हम और चीजों के बारे में बात करते, मतलब सिस और ट्रांस के बारे में बात करते। फिर सिस और ट्रांस से देखते कि मिरर इमेज है कि नहीं, तो फिर वहां पर देखते कि GI है और कितना OI है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी और अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों देखते, तो क्वेश्चन बढ़िया हो जाता। लेकिन अभी के लिए भी ये बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ मॉडरेट कैटेगरी, मॉडरेट कैटेगरी का सवाल है। ठीक है, चलो फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कंसीडर दी फॉलोइंग टेबल, आपके पास ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है और आपको मैच करना है। तो देखते हैं भाई, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। प्रैक्टिकल हर बार मैं 2-3 क्वेश्चन लेके ही आती हूँ प्रैक्टिकल के, ध्यान से करेंगे। बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। लेटेस्ट बोल दिया मतलब एक ही है, कौन सी? क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट का क्या हो गया? 1-1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल दिया इन लजाइन टेस्ट ऑफ एन, तो लजाइन टेस्ट में क्या बनता है? इसमें बनता है पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स और इसमें बनता है वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतनी दो बातें आपको याद रखनी है। तो बी का क्या हो गया? पर्शियन ब्लू 4 और इसका क्या हो गया? वॉयलेट। ठीक बात है, एक ही ऐसा ऑप्शन है, कौन सा? थर्ड ऑप्शन। तो वैसे ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करो भाई, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे आपको नहीं ले जाएगा प्रैक्टिकल में। सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछेगा, तो अपना टाइम ज्यादा डीपली पढ़ने में वेस्ट मत करना। आपको प्रैक्टिकल में एसिड बेसिक रेडिकल के ग्रुप रिएजेंट और डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या फ्यूम्स निकलती हैं वो सब पता होना चाहिए, और कौन सा रेडिकल कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है ये सब पता होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में मत जाना। दूसरी बात, जो ये पीओसी है आपके पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें जो एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज मोर देन इनफ, ज्यादा डिटेल में इसमें मत जाना। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फर्दर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर गिवन। आपको दो प्लॉट्स दे रखे हैं, ग्राफ दे रखा है 1s का और 2s का। बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन अ रीजन रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा है, दीज आर योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ये बता रहा है कि इस जगह पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डायग्राम आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं। 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, बिल्कुल समझ में आ रहा है दोनों कैसी हैं भाई? स्फेरिकल। और इस प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ही हम शेप ऑफ द ऑर्बिटल भी कंसीडर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत बात है भाई। न्यूक्लियस के पास भी उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जितना आपके बाहर है, तो इसका मतलब आपके पास ये स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट द गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इसी वजह से हमें पता चलता है, इसी स्टेटमेंट से हमें पता चलता है जो s ऑर्बिटल है वो कैसा है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। यही सेम चीज हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं कि हर जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया। तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन भी एक करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। इसका मतलब आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है भाई? सिर्फ फर्स्ट है और कोई है? हाँ, थर्ड है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये एक मॉडरेट कैटेगरी का सवाल था, क्वेश्चन लेंथी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप देख के डर जाओगे, बिल्कुल मत डरना, आसान है। फर्दर मूव करते हैं। फॉर अ रिएक्शन इक्विलिब्रियम 2NO gas, 2NO gas and Br2 gas, if PBr2 is P/9 at equilibrium and P is the total pressure, the ratio of Kp divided by P is। आपको बताना है किस किस का रेशियो? Kp और P का रेशियो बताना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा है, पर हम ना इसको थोड़ा सा आसान वे में सॉल्व करते हैं। कैसे? हमारे पास जब भी ऐसी रिएक्शन दे रखी हो और सारे आपके कैसे हो, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, गैसियस फॉर्म में हो, तो उसको ना आसान करने के लिए ABC की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चा इसको हम लिखेंगे 2A रिएक्शन कर रही है और क्या बना रही है? 2B और C। सही बात है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब हम इसको लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंडीशन गिवन। लेट से इसका क्या है भाई? एक प्रेशर था कुछ P0 इनिशियल प्रेशर, तो इसका क्या हो जाएगा? वो प्रेशर P' मान लेते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? जो भी इसका होगा उसका आधा होगा, मतलब P'/2 मान लेते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब जो ये Br2 का प्रेशर है बच्चा, ये आपको गिवन है, ये कितना है बच्चा? P/9। कितना गिवन है बच्चा? P/9। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अब ठीक से लिखूं तो कैसे हो जाएगा बच्चा? देखो ध्यान से देखना,
इसको मैं लिख रही हूँ 2NO Br, वो वाली इक्वेशन बस आपको समझाने के लिए थी कि इस तरीके से आपके पास प्रेजेंट है, प्लस Br2। तो अब अगर आपके पास इसका प्रेशर कितना दे रखा है, P/9 दे रखा है, तो आपको इतनी बात पता है जो हमने अभी अभी इक्वेशन लिखी थी कि अगर जो भी इसका प्रेशर होगा उससे डबल किसका प्रेशर होगा, इसका और इसका। सही बात है। तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चा, 2P/9, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा 2P/9। और हमने ये बात देखी कि इन सबका जो टोटल प्रेशर था, इन सबका जो टोटल प्रेशर है वो कितना है भाई, P। वो कितना है भाई, P। तो लेट से अगर मैं इसके प्रेशर की वैल्यू x मान लूंगी तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x विल बी और P माइनस 2P/9 माइनस P/9। इज दैट क्लियर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चा, 6P/9 मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ गया बच्चा आपके पास 6P, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 6P/9। अब आपको पता है कि आप इसका Kp बहुत आसानी से निकाल सकते हो। Kp क्या होता है बच्चा, इट इज नथिंग बट रिएक्टेंट का प्रेशर, प्रेशर ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 का होल स्क्वायर और प्रेशर ऑफ Br2, और डिवाइड कर दोगे किससे, प्रेशर ऑफ NOBr का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। चलो प्रेशर की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चा फटाफट से, किस तरीके से होगा ध्यान से देखेंगे। PNO कितना है बच्चा, 2P/9 का होल स्क्वायर, और PBr कितना है बच्चा, P/9। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा बच्चा आपके पास, इट विल बी और 6P/9 का होल स्क्वायर। सही बात है, हो जाना चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखते हैं भाई, अब बस कैंसिल आउट वगैरह करना है आपको। ध्यान से देखो, P स्क्वायर से P स्क्वायर कट जाएगा, 9 स्क्वायर से 9 स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या क्या बच गया बच्चा आपके पास, 4। 2 का स्क्वायर दैट इज योर 4, एक P बचा हुआ है, डिवाइड कर दोगे किससे, 6 का स्क्वायर दैट इज योर 36, मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या बचा हुआ है 9। क्लियर है। अब ये सब किसकी वैल्यू है बच्चा, Kp की। तो हम यहां से लिख सकते हैं नॉर्मली 18, ये कट गया तो कितना आ जाएगा, Kp विल बी इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय 81। सही बात है, मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मल। हमें किसका फ्रैक्शन बताना था, Kp/P का फ्रैक्शन बताना था, दैट इज योर 1/81। मतलब हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, 1/81। यस, इट इज वेरी मच गिवन, दैट इज 1/81। क्लियर है भाई। तो ये आपका एक हार्ड लेवल क्वेश्चन में जा सकता है, थोड़ा सा सोचना था। बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको पता है, क्या ये रिलेशन आपको नहीं पता, पता है। क्या ये रिलेशन आपको नहीं पता, पता है। तो सब कुछ पता है, बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाना था कि हम यहाँ पर 2NO की वैल्यू कैसे निकालें। कैसे निकालेंगे भाई, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका क्या होगा, ये ट्वाइस होगा। क्या होगा बच्चा लोग, ट्वाइस होगा। इज दैट क्लियर, हो जाना चाहिए था। चलिए फटाफट से अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फिर से मैच द फॉलोइंग और केमिकल काइनेटिक्स से चैप्टर से सवाल है। केमिकल काइनेटिक्स भी आपका हाई वेटेज रखता है, छोटा चैप्टर है, बढ़िया आपको मार्क्स दिलाता है। कैसे होगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट ऑफ द रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, मैं डायरेक्ट करवाती हूँ भाई, ये तो बहुत आसान है। दिस इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो A का Q, A का Q, A का Q, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन E। हमने ये कल भी देखा था, ये किसकी वैल्यू थी, e⁻⁴ EA/RT। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चा, हमारे B का क्या हो गया R, B का R, B का R। सही बात है। चलो फर्दर मूव करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, देखो, कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी तो उसको किस नाम से जाना जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब डी हमने सॉल्व किया, सॉरी सी रह गया, कोई बात नहीं, डी हमने सॉल्व किया, क्या है पी, तो डी का पी, और इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। इस सवाल को मैं एक इजी कैटेगरी सवाल में डालूंगी भाई, डायरेक्ट आपको डेफिनेशंस के साथ डील करना है, हो जाना चाहिए था। चलिए फर्दर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। क्या कहता है आपसे, अगेन मैच द फॉलोइंग, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ चुका है आपके पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला गया है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। तो आपको पता है दिस इज नथिंग बट योर नेगेटिव डेविएशन। ये क्या होता है आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर नेगेटिव डेविएशन।
और नेगेटिव डेविएशन आपको क्या बताता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो 1 का क्या हो गया 3, तो 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3। चल बढ़िया बात चल रही है। सोल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लॉर्ड्स लॉ, तो जो भी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है वो क्या दिखाता है बच्चा आपको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो मतलब बी का क्या हो गया 1, बी का 1, बी का। क्लियर है इतनी बातें। चलो फर्दर देखते हैं। एन हेक्सेन एन हेप्टेन, दिस इज नथिंग बट थोड़ा सा कार्बन का डिफरेंस। इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन में है, आइडियल सिचुएशन में। तो इसका मतलब सी का 2, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर बच्चा लोग। तो ये भी आपका एक इजी कैटेगरी का सवाल था। मैचिंग वैसे भी इजी हो जाती है, मैचिंग को टफ बस उसके ये ऑप्शंस बनाते हैं, बाकी मैचिंग में इतना नहीं सोचना होता है। ठीक है भाई, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, चलिए कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द लेमडा इनफाइनाइट है क्या, नहीं, लेमडा एम वर्सेस रूट सी कर्व। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर आप यहाँ पर कर्व बनाओगे इस तरीके से तो आप देख पाते हो भाई कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बनाना है तो कैसे जाता है वो, कुछ इस तरीके से जाता है, कुछ इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है लेमडा एम और यहाँ पर क्या होता है रूट सी। और आपको पता है अगर आपको लेमडा इनफाइनाइट चाहिए तो वो इंटरसेप्ट होता है। तो इस चीज को आप क्या करते हो बच्चा, एक्स्ट्रापोलेट करते हो, इस चीज को एक्स्ट्रापोलेट करते हो आप। और जहां पर भी कट लगता है, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, जहां पर भी बच्चा लोग आपका कट लगता है, जहां पर भी आपका कट लगता है वही क्या होता है आपका लेमडा इनफाइनाइट, लेमडा नॉट एम। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। लेमडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोलराज लॉ, ये बात भी ठीक है भाई। आपके पास जो कोलराज लॉ है उससे आप नॉर्मली निकाल सकते हो लेमडा एम नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, नहीं। ये दोनों चीजें आपकी क्या है, बिल्कुल ही आपकी कैसी हैं, नॉन रिलेटेड। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, मतलब सेकंड क्वेश्चन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल सवाल है, आप स्ट्रॉन्ग और वीक में कंफ्यूज होके कहीं इसका फर्स्ट ऑप्शन ना मार्क कर दो। तो हमेशा जब भी नॉट है तो वो एक मॉडरेट लेवल का सवाल। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। इन C3O2 रेशियो ऑफ लोन पेयर सिग्मा पाई इज, C3O2, C3O2 कैसा बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है ये। C3 कार्बन का सब ऑक्साइड जो होता है ना उसको कहते हैं ये। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। अगर लोन पेयर की बात करें तो कितने लोन पेयर हैं बच्चा आपके पास, 2 इस ऑक्सीजन पे 2 इस ऑक्सीजन पे, तो 4 लोन पेयर। उसके बाद अगर सिग्मा की बात करें 1 2 3 4, तो फिर से कितना है भाई 4। और उसके बाद पाई की बात करें तो फिर से कितना 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा बच्चा 4, मतलब 1:1:1। कितना आ गया बच्चा 1:1:1, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी एक मॉडरेट लेवल सवाल है। बहुत बच्चों को कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, उसने तो लिख के दे दिया C3O2। अगर हम लोग होते तो हम यहाँ पर सब ऑक्साइड लिखते, कार्बन सब ऑक्साइड, ताकि आपको C3O2 होता क्या है पहले तो ये पता करना पड़ता और फिर बताना पड़ता कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक बात है भाई, कर लोगे, चलिए कर लोगे तो फिर हम और फर्दर पढ़ते हैं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बच्चा लोग, चलिए। Which of the following set of molecules have zero dipole moment? Zero dipole moment का क्या मतलब है कि वो कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर, नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं। अगर CO2 की बात करें तो आपको पता ही है CO2 में वेक्टर एडिशन आपका 0 आता है, एक इस तरफ गया एक इस तरफ गया, दोनों कैंसल आउट हो गया। HBr की बात करें तो HBr में तो डाइपोल रहता है भाई, Br की टूवर्ड्स में रहता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। CF4 अगर टेट्राहेड्रल है तो आपको पता ही है इन तीनों का डाइपोल कहीं नीचे जाएगा, रिजल्टेंट इन तीनों का कहीं नीचे जाएगा, इसका ऊपर जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। BF3 की बात करी जाए तो BF3 का भी सेम केस है। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट जो है बच्चा लोग वो नीचे की साइड आता है, इसका ऊपर की साइड, तो कैंसल आउट हो जाएगा। CO2 की बात हमने कर ली तो CO2 भी अभी देखा हमने किस तरीके से डाइपोल मोमेंट कैंसल हो जाएगा, तो फिर से 0 आएगा। PCl5 की भी अगर बात करें तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 ही आता है। कैसे भाई, आपने देखा Cl ऊपर Cl नीचे, कैंसल आउट हो गया। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट कहीं यहाँ बीच में, इसका एकदम अपोजिट, कैंसल आउट हो गया। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन पेपर हो, डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन ना हो तो क्वेश्चन पेपर अधूरा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फर्दर मूव करते हैं। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं भाई। दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सही बात है, वेरिएबल बोलो मल्टीपल बोलो सेम बात है। तो रीजन एंड assertion both are true and reason is the correct explanation for assertion। हम पढ़ते भी हैं कि हम क्यों सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि वो एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे काम करते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चल फर्दर मूव करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मासेस फॉर द फॉलोइंग। आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है, वो भी मासेस का, ठीक है। चलो करते हैं भाई सॉल्व एक बारी। कैसे निकलेगा, आप सबसे पहले अगर यहाँ पर आप अपने मॉलिक्यूल्स निकाल लो, तो मॉलिक्यूल से आप क्या कर सकते हो बच्चा, Na से डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। और मोल्स में अगर आप उनका मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल सकता है, मास निकल सकता है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली क्या देखते हैं कि हम मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चा लोग, चलो तो सबका एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। तो आपके पास है वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल से मोल्स कैसे निकलता है हमने देखा था, लिखा रहने दूं क्या उसको, चलो लिखा रहने देते हैं। अब मॉलिक्यूल से मोल्स कैसे निकलेगा बच्चा, जो भी आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, Na से। फिर जो आपके पास Na है उससे मास कैसे निकलेगा बच्चा लोग, कैसे निकलेगा, 1/Na, ये मोल्स आ गया, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, उसके मास से। तो मॉलिक्यूल है तो 32 यूज होगा, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 32 डिवाइडेड बाय Na। अब आपको Na की वैल्यू पता है 10⁻23, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻23। ठीक है, चलो फर्दर मूव करते हैं। अब बात करते हैं वन एटम ऑफ नाइट्रोजन की। तो वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, फिर से इसका मोल्स कितना आ जाएगा, 1/Na। अब इसका मास से मल्टीप्लाई, एटम की बात कर रहा है तो एक ही एटम बोलेंगे तो 14 से होगा, तो कितना आ जाएगा 14/Na। ठीक है, अभी के लिए तो ये ज्यादा है ये कम है, इतनी बात तो मुझे पता चल रही है। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, तो फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, फर्स्ट इज मोर देन सेकंड, बट सेकंड इज मोर देन फर्स्ट, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चल अब अगले पे बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई फटाफट से अगला देखते हैं। नेक्स्ट, अब आपके क्या दे रखा है, 1 × 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूल। जो ग्राम मॉलिक्यूल होता है बच्चा, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के नाम से जानते हैं। मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स ही दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, नंबर ऑफ मोल्स 1 × 10⁻⁻10। अब 1 × 10⁻⁻10 में क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा भाई, 32 × 10⁻⁻10। तो यहाँ पर है -23, कितना है भाई, -23। यहाँ पर है -10, तो ऑब्वियसली जो हमारा थर्ड वाला है वो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला बचा है उसको भी निकाल ही लेते हैं भाई, क्यों छोड़े उसको भी। कैसे हो जाएगा भाई, अगेन ग्राम एटम दे रखा है तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 × 10⁻⁻10 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय, एटम की बात कर रहा है तो कॉपर का एक ही वेट जाएगा, कितना हो जाएगा 63। तो 63 × 10⁻⁻10, तो ये ज्यादा वैल्यू है 32 से, तो कैसे हो जाएगा, 4 वाला सबसे ज्यादा, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला और फिर सेकंड वाला, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, टाइम लग सकता है, पर दिस इज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। नीट के पेपर में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन कराना जरूरी था। वहां पर क्वेश्चन आसान था, लेकिन मैंने आपको बस थोड़ा सा मुश्किल करके यहाँ पर क्वेश्चन दिखाया। ठीक है, कर लोगे बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर दिस, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो ध्यान रखना भाई, आपके पास जितना भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी +2 है, मतलब D5 है इसका, तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हल्का सा ज्यादा आता है। क्या बोला मैंने, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हल्का सा ज्यादा आता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर टिक कर सकते थे फर्स्ट। बाकी मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चा, √n n + 2, तो कितना हो जाएगा 5 × 7
दैट विल बी और √35। √35 जो होता है बच्चा, अगर वो देखा जाए तो कितना होता है, 5.92 होता है, लेकिन आंसर 5.84 है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है बच्चा, ये जो थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट है ये कहाँ चला गया, ये कंट्रीब्यूट कर गया किसमें, हमारे ऑर्बिटल मोमेंट में। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट होता है, ये क्या है, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है बच्चा, वही है। तो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल में जो डिफरेंस आता है, वो किसकी वजह से आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको ये चीज पता थी? पता था क्या भाई? नहीं पता था तो आज की क्लास में इसको देख लीजिएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं। When H2S gas is passed through sodium nitroprusside solution, it gives purple color। नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए H2S गैस जब नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करती है तो वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन करती है, तभी रिएक्शन होएगी और तभी आपका पर्पल और वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पर इसने रिएक्शन मीडियम ही नहीं बताया, तो ये स्टेटमेंट हम कंसीडर नहीं कर सकते। When K2Cr2O7 solution treated with barium acetate, ठीक है भाई, K2Cr2O7 क्या करेगा भाई, बेरियम एसिटेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, इट विल गोइंग टू फॉर्म दी BaCrO4। दिस इज योर येलो पीपीटी। अब उसने क्या बोला है, इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट। नहीं भाई, क्या देता है, येलो। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये बहुत कम बच्चों को पता होती है, तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दी हार्ड कैटेगरी। अगर प्रैक्टिकल से हार्ड क्वेश्चन आया तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, आपको सोचने का भी मौका नहीं देगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक इंफॉर्मेशन में से नहीं आता, तो ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुपेक से क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आया, तो चलो फटाफट से करते हैं इस चीज को। आपको पता है साइक्लिक हो कुछ हो, आपको हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है, अनसेचुरेशन। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी भाई, यहाँ से। अगर मैं ऊपर से करती तो हमारी बाकी चीजों को कम नंबर मिलता। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती तो आप देख पा रहे हो हमारे क्या क्या मिलता, 4 मिलता और 6 मिलता। लेकिन अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करी तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। तो इसका मतलब मैं यहीं से नंबरिंग करूंगी। तो बस अब लिख दो भाई, 5 पे क्या है, इथाइल, तो 5 इथाइल, बस एक ही ऑप्शन है ऐसा, 5 इथाइल 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ध्यान रखिएगा, डाई ट्राई टेट्रा का डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता। इसका क्या क्या कंसीडर किया जाता है, मिथाइल और इथाइल। क्लियर होती है बच्चा लोग आपसे इतनी बातें? चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आप सबको पता है बच्चा, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो किसकी, कैसे देखते हैं हम, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। कैसे बच्चा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो फटाफट से देखते हैं, इसके जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं बच्चा, देयर आर 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके कितने हैं भाई, एक यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गए, तो इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसकी बात करें तो कितना है बचा, 1 2 और 2 यहाँ पर हो गए, तो कितने हो गए बचा, 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इट हैज 8 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए भाई, 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा है, डी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल डी, डी। उसके बाद कौन सा है, सी, सी। उसके बाद कौन सा है बचा, 3 और 4। तो इसका मतलब आपके पास फर्स्ट, फिर कौन हो जाएगा, बी। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, कर सकते थे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने थे, आपका काम हो जाता। एम आई क्लियर बच्चा लोग, जल्दी से मुझे बताओ, एम आई क्लियर। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विच कंपाउंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू कार्बाइलमाइन रिएक्शन। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कार्बाइलमाइन कौन दिखाता है, ओनली प्राइमरी, एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों। इसमें पूछा है डज नॉट, तो प्राइमरी नहीं होना चाहिए। अगर इसके बारे बात करें तो ये प्राइमरी है, इस पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन, दिस इज सेकेंडरी। तो मतलब डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है बच्चा लोग, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अ कंपाउंड विच डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट इन लजायन फॉर नाइट्रोजन। क्या पूछा है? डज नॉट। तो फिर से आपको पता है अगर उसके पास एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हुआ, तो क्योंकि हमें पता है कि लजाइन टेस्ट इज एक्सक्लूसिव फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। यूरिया की बात करें तो आपको पता है इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर किया गया था लेबोरेटरी में, तो ये तो देगा ही देगा। एजोबेंजीन भी आपको पता है बच्चा कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये भी लजाइन टेस्ट देगा ही देगा। फिनाइल हाइड्राजीन भी आपको पता ही है बच्चा कि ये भी डायरेक्ट NH2 से जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग, तो ये भी देगा ही देगा। हाइड्राजीन की बात करें तो इसमें कोई कार्बन देखा नहीं जा रहा है, इसका मतलब डज नॉट के केस में कौन आ गया? सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा लोग, चल फर्दर मूव करते हैं। इन द विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर गिवन द जनरल इक्वेशन, आपको ये जनरल इक्वेशन गिवन, ठीक है। द यील्ड ऑफ द RX सीक्वेंसेस, आपके पास RX पूछ रहा है क्या होगा, तो ये जो रिएक्शन है ना ये SN2 से जाती है मेनली, तो SN2 में लेस हिंडर्ड वाला सबसे पहले होगा, उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी, उसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी, और फिर लास्ट में क्या होगा? टर्शियरी। मतलब SN2 का डायरेक्ट ऑर्डर लिख देंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चा? करेक्ट ऑप्शन। चलिए फर्दर मूव करें अगले क्वेश्चन पे। हो सकता था आसान क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है आपसे? solubility of AgCl with solubility product 1.6 into 10 raised to the power minus 10 in 0.1 molar MgCl2 solution would be। आपसे पूछा है कि solubility बता दो AgCl की, तो कैसे होता है बच्चा? AgCl अगर आप लिखोगे तो कैसे होगा? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर मैं इसकी सॉल्युबिलिटी S मानूं तो इसकी भी क्या हो जाएगी? S, लेकिन इसमें एक चीज प्लस होगी, क्या? 0.1। 0.1 कहां से आया? क्योंकि हमने इसको कहां ले रखा है? MgCl2 में, तो Cl2 में भी आपके पास कुछ कंसंट्रेशन होगी। अब देखो आपको KSP की वैल्यू लिखनी है, तो KSP कैसा होता है बच्चा? KSP इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। अरे Cl माइनस, ठीक है। तो अब KSP की वैल्यू मुझे गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 10। Ag की वैल्यू मुझे गिवन है S, और हमारे पास जो ये है ये क्या है? S प्लस 0.1। तो आपको पता है कि ये जो S होता है ये बहुत स्मॉल है 0.1 के मुकाबले, तो इसको हम क्या कर देते हैं बच्चा? इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ताकि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनाए, उससे बच जाए। इज दैट क्लियर? क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं बच्चा लोग? चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है भाई। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं भाई। कैसे हो जाएगा? देखिए अब हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल्स टू S, और ये कितना हो जाएगा? 0.1। तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। देखो हम एक चीज यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? हमने यहाँ पर क्या लिया है? MgCl2। तो अगर यहाँ पर क्या है बच्चा? एक Cl है, तो यहाँ पर क्या है? 2Cl। तो इसका मतलब ये 0.1 नहीं काउंट होगा, ये कितना काउंट होगा बच्चा? ये 2Cl के चक्कर में 0.2 काउंट होगा। तो 0.2 काउंट होने के चक्कर में सबको 0.2 कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चा? S की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे लोग आपके पास? 1.6 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 10। तो ये देख पा रहे हो बच्चा आप, डायरेक्टली कट रहा है कितने से? 1, और ये कितने से कट रहा है? 8 से। तो कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 10। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा भाई, ये 0.1 आप गलती से भी मत लिखना, आप सिर्फ और सिर्फ कितना लिखना? 0.2। ठीक है बच्चा लोग, कर लोगे? हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द रेट कांस्टेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट 500 केल्विन is expressed as K is equals to AE minus 1000 the activation energy। तो हम ना कंपेयर करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? K is equals to AEA minus EA by RT, यही तो है आपके पास इक्वेशन। तो आपको EA निकालना है, तो इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर ले। क्या इस 1000 को मैं EA अपॉन RT के इक्वल रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हूँ।
तो कितना आ जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर टी। सही बात है। चलिए तो अब आर की वैल्यू पुट करते हैं, किलो कैलोरीज में है तो आर की वैल्यू क्या मानी जाएगी बच्चा, 2 डिवाइडेड बाय 1000 किलो कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। सही बात है। अगर ये नॉर्मल कैलोरीज में होता तो हम 1000 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। और अगर टेम्परेचर देखा जाए तो कितना दे रखा है बच्चा आपको 500, बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो जल्दी जल्दी। दिस इज योर 1000, ये आ जाएगा आपके पास आर कितना है भाई 2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसल आउट हो गया, तो ये आपका डायरेक्टली कितना आ गया बच्चा 1000 किलो कैलोरी पर मोल। इज दैट क्लियर? तो कितना करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा लोग, क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक मॉडरेट लेवल सवाल था, आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को ध्यान में रखेंगे तभी सवाल परफॉर्म करें। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, 0.5 है भाई, तो ये क्या दे रखा है आपको, दिस इज नथिंग बट दी WB, गिवन वेट है आपका सल्यूट का। फिर क्या बोल रहा है आपसे, नॉन आयनिक सल्यूट इन 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन मतलब दिस इज योर WA, its vapor pressure decreases from 650 to 640, मतलब P नॉट दे रखा है 650, PS दे रखा है 640। क्लियर है इतनी बातें? देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ सोल्यूट, आपसे पूछ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF। अब डेल्टा TF के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या है, KF मोलारिटी। KF की वैल्यू कितनी है दे रखी है आपको, कितनी है 5.12, ऑल्दो अब सबको पता ही होती है ये तो, मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, मोलालिटी इज नथिंग बट गिवन वेट ऑफ solute divided by molar weight of solute multiply by molar mass of solute divided by given weight of solvent, और अगर सब कुछ ग्राम्स में है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चा लोग, 1000 से। तो अब देखते हैं भाई आपके पास 5.12 मल्टीप्लाई बाय गिवन वेट ऑफ सोल्यूट है ये 0.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है क्या, नहीं, इसका मतलब मुझे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। बाकी का देख लेते हैं भाई, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट है क्या, यस, कितना है 39 मल्टीप्लाई बाय 1000, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए बच्चा लोग, मुझे सिर्फ और सिर्फ MB की वैल्यू चाहिए। तो MB की वैल्यू कैसे निकालूंगी, मेरे पास एक और इक्वेशन है, किस किस की भाई, यहाँ पर वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रिलेटिव लोवरिंग लगा देंगे। रिलेटिव लोवरिंग का क्या फॉर्मूला है, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल्स टू Na अपॉन NB, सॉरी NB अपॉन Na, है ना, यही तो फॉर्मूला है। तो आपको पता है ये कितना है बचा 650, ये कितना है 640, तो क्या आ जाएगा बचा 10 डिवाइडेड बाय 640, इतना तो आप कर सकते हो डायरेक्टली, एक एक स्टेप लिखने की तो जरूरत नहीं है। ठीक, अब आपको पता है जो NB होता है वो क्या होता है, WB डिवाइडेड बाय MB, और जो Na होता है वो क्या होता है, WA डिवाइडेड बाय MA। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो हमारे पास ये कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय MB मुझे निकालना है, और ये कितना है बच्चा, गिवन वेट कितना है आपके पास 39, और बेंजीन का गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट आप सबको पता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चा, निकाल दो फटाफट से। कैसे निकालेंगे, C6H6, आप लोगों को वैसे तो ऑलरेडी पता होगा, इसको करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली लिख दूं क्या, चलो अगर इसको नहीं भी पता वो देख लो। आपके पास कार्बन का कितना होता है 12, 12 6 72 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 6, तो इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट एज 70। ठीक है, ये पता होता है वैसे मोस्टली बच्चों को। तो ये कट के डायरेक्टली कितना आ रहा है बच्चा आपके पास 0.5, तो ऊपर आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय MB, और नीचे भी कितना आ गया 0.5, तो ये डायरेक्टली कट जा रहा है, मतलब MB की वैल्यू कितनी आ जा रही है मेरे पास, इट विल बी और 640, चलो इसको भी 0 से 0 काट देते हैं, तो डायरेक्टली इसको लिखते हैं भाई, कितनी आ गई 64, MB की वैल्यू कितनी आ गई 64। अब बस मुझे इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है और मेरा काम हो जाए।
क्लियर है? तो 64 को उठा के मैंने बस डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर दिया बच्चा, पुट कर दिया। अब जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो कैसे हो जाएगा बच्चा, 3950, तो ये 3 0 चला गया, 51 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 39। कैंसिल करते हैं बच्चा लोग थोड़ा थोड़ा, 2 पे चला जाएगा 1 5 6 और ये चला जाएगा आपके पास 32 पे। ठीक है, 128 विल बी और 64 और ये किस पे चला जाएगा आपके पास, इट विल बी और 8। तो अब तो कट रहा है भाई, 1 से जाएगा और ये किससे चला जाएगा बच्चा लोग आपके पास, 8 की टेबल में 64 कितने पे आता है बच्चा आपके पास, 8 पे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 5 जा और 39। ठीक है, इतना ही आपको करना है, 8 5 जा 39 मतलब 40 डिवाइडेड बाय 39 ये आ जाएगा आपके पास, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दे रखा क्या, हाँ बिल्कुल 1.02 आपका आंसर आ चुका है। इज दैट क्लियर? हल्का फुल्का बस काटना है आपको, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चा? तो ये भी आपका एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। दो चीजें दे रखी थी, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, पर वही है कि सारी चीजें कट गई एट लास्ट, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, और ये हमारी पूरी मॉक टेस्ट का या फिर कह लो गेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चा लोग। इन टाइट्रेशन KMNO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, KMNO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, सही बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। इन दी हाफ रिएक्शन XYZ आर रिस्पेक्टिवली 5 8 4, देखते हैं भाई, अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये कितनी में है, +7 में, और ये +2 में चला गया, तो ये कितना होना चाहिए, Y शुड बी 5 इलेक्ट्रॉन्स, Y कितना दे रखा है 8, तो गलत है भाई, दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच रॉन्ग। अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अ लायोफिलिक सोल्ट इज मोर स्टेबल देन दी लायोफोबिक सोल्ट, आपसे पूछ रहा है कि जो लायोफिलिक सोल्ट है वो मोर स्टेबल होती है एज कंपेयर टू, दिस बिलोंग्स टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, किससे है भाई, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, H2 का इंट्रैक्शन होता है आपके पास, मोर इंट्रैक्शन मोर स्टेबिलिटी। रिएक्टेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन विच इज टेकन इन द ब्यूरेट इज टाइटर, गलत बात, वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका मतलब आपके पास कौन कौन सी सही है, फर्स्ट वाली सही है, थर्ड वाली सही है, फोर्थ ACD कोई है ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल कौन सा है बच्चा, थर्ड पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा मॉडरेट कैटेगरी का बिलोंग करता है, तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पेपर था आपके पास, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हार्ड थे और थोड़े से इजी सवाल भी थे। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पर हमने पूरा अपना गेस्ट पेपर 4 सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स, डू लेट मी आपका कितना स्कोर रहा इसमें गेस्ट पेपर में, और साथ में अपना रीनीट का जो टारगेट है वो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन काम करे और आपको वो अपना अचीव हो जाए गोल। ठीक है भाई, और साथ में मुझे बताइएगा कि इन गेस्ट पेपर से आपको कितनी हेल्प हो रही है, डू हाइप दिस वीडियो ताकि और बच्चों को भी ये वीडियो प्रोवाइड मिल जाए, मतलब और उनकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। अगर हमारे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं रही तो उस पेपर को हम बिल्कुल लाइव अटेंड करेंगे। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।